अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ग्रेट पॉइंट के साथ मैं हूँ राशिद अकरम। नाजरीन, कहते हैं कि आपका अगर हमसाया अच्छा हो तो आपकी ज़िंदगी जो है वो खुशहाल गुजरती है और वो आप खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। और कहते हैं कि अगर आपका हमसाया आपके ख़िलाफ़ बुग़्ज़ रखता हो और आप पर इश्तियाल अंगेज़ तकारीर करता हो और आप पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाता हो तो आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत मुश्किल गुजरती है। तो इसी के साथ आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के हमसाया मुल्क भारत के बारे में, जिसके सर पर जंगी जनून जो है वो सवार है और वो उसकी बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। उसने बाकायदा तौर पर वहाँ के भारत के वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की धमकी दी और उसने ये कहा है कि हमें नरेंद्र मोदी की तरफ से ये बिल्कुल इजाज़त है कि हम पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। लेकिन इसके बरक्स जो भारत है वो जो चीन के साथ वो मशरक़ी लद्दाख पर तकरीबन पिछले एक माह से वो इस खिंचातानी में मसरूफ़ है कि जो चीन है उसने भारत के तकरीबन 350 मीटर के अंदर आकर बैठ गया। चीन जो बैठ गया और उसके बाद उसने वहाँ पर अपने बंकर्स भी बनाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन इसके बरक्स भारत जो है वो अपनी आवाम को खुश करने के लिए अब पाकिस्तान को गीदड़ भभकियाँ लगाता दिखाई देता है। लेकिन इस पर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तरफ से रद्द अमल आया है कि भारत को 27 फरवरी का दिन याद होना चाहिए। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं असद इम्तियाज़। हम उनसे जानते हैं कि आखिर भारत जो है वो पाकिस्तान पर ही सर्जिकल स्ट्राइक क्यों करना चाहता है, क्योंकि भारत के इस वक्त घर में आकर चीन बैठा है और वो तकरीबन 3,500 मीटर पर कब्जा करके बैठा है। और इसके साथ साथ जो भारत है उसको जो लद्दाख में सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए, जहां पर चीन ने उनके आकर गिरेबान को पकड़ा है और उसके बाद वो उनसे अपने जो मुतालबात है वो मनवा रहा है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं असद इम्तियाज़। हम जानते हैं कि आखिर भारत ने जो पाकिस्तान को गीदड़ भभकी दी है उस पर उनका क्या रद्द अमल है। जब भारत ने पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक की धमकी दी उस वक्त वो दुनिया के जो अमन के दावेदार हैं वो कहाँ पर खड़े हैं और वो भारत को किस नज़र से देखते हैं। तो इस पर हम असद इम्तियाज़ का रद्द अमल देखते हैं, वो क्या कहते हैं। जी राशिद, थैंक्स प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। देखिए राशिद, जो भारत की पॉलिटिक्स, भारत का मीडिया, भारत का जो तमाम तर इंतज़ामात हैं, तमाम तर निज़ाम है, उसका जो बेसिक और सेंट्रल पॉइंट है वो पाकिस्तान है। बिल्कुल। अब देखें, भारत को जो चाइना के सामने इतनी खानी पड़ी, बुरी मात दी चाइना ने भारत को, लेकिन अब भारत के पास उसका जवाब देने के लिए कोई हथियार नहीं है, क्योंकि भारत की इकोनॉमी जो है वो पहले ही बहुत वीक होती जा रही है और उसके मुकाबले में चाइना जो है वो इस वक्त दुनिया की इमर्जिंग सुपर पावर है। तो उसके सामने खड़े होना भारत के बस की बात नहीं। तो इसलिए भारत ने फिर ये तरीका निकाला कि क्यों ना अपनी आवाम को खुश करने के लिए, अपने जो मीडिया सो कॉल्ड उसको खुश करने के लिए हम पाकिस्तान को धमकी देते हैं। और फिर जो बुनियादी इशू है कि चाइना ने भारत का जो 3500 मीटर का इलाका अपने कब्ज़े में किया हुआ है, अपने तसल्लुत में रखा हुआ है, उसको दबा दिया जाए और कहा जाए कि हम पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक करने जा रहे हैं, पाकिस्तान पे हमला करने जा रहे हैं। लेकिन आगे से पाकिस्तान का रद्द अमल देखकर अब भारत फिर खामोश हो गया और इस वक्त जो भारतीय मीडिया है वो फिर जो कश्मीर का दूसरा इशू है लद्दाख का, उस पे बात करने को तरजीह दे रहे हैं। आपके कहने का मकसद ये है कि भारत जो है वो अपनी आवाम को खुश करने के लिए, क्योंकि उनकी जो आवाम है वही उनको गीदड़ कहकर बुलाना शुरू कर दिया, क्योंकि चीन जो है वो उनके बाकायदा तौर पर फ़ौजियों को जो घूसे मारते हुए दिखाई देते हैं और उसके बाद वो उनको वहाँ से अपने इलाके से और बाकायदा तौर पर कहते हैं कि ये इलाका हमारा है और आप यहाँ से जाएँ, बल्कि हम नहीं जाएंगे। तो सारा मामला यही है कि वो अपनी आवाम को खुश कर रहे हैं। एक्चुअली बात पता है क्या है, जो इंडिया का एक कल्चर बना हुआ है कि आप उनकी जो मूवीज़ हैं, उनका जो लिटरेचर है, उसमें भी देख रहे होते हैं कि हर चीज़ जो है उन्होंने या तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ करनी होती है या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करनी होती है। उन्हें ये चीज़ उनके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है कि अगर आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात कर दें तो पूरी दुनिया, चाहे पूरा भारत पे चाइना अगर एटम बम भी गिरा दे, लेकिन भारत अगर पाकिस्तान में आके एक बम गिरा के 2-3 दरख्त गिरा देता है तो भारतीयों के लिए जो 4-5 जिंदा रह जाए उनके लिए ये बड़ी बात होगी
कि हमने पाकिस्तान को मात दे दी। बिल्कुल हालांकि वो पाकिस्तान कौवों की तरह, बिल्कुल वो मुका- कौवों की तरह। हालांकि पाकिस्तान उनके मुकाबले में एक छोटा सा मुल्क है। बिल्कुल। पाकिस्तान उनका 10वें हिस्से में आता है। इन स्पाइट ऑफ दैट उनका यही एम है कि हमने हर जगह पे पाकिस्तान सेंट्रिक काम कर दिया। असद इम्तियाज़, मुझे ये बताएं कि भारत के इस रद्द अमल पर आप बताएं कि पाकिस्तान का जो दफ्तर ख़ारजा और पाकिस्तान वो कहाँ पर खड़ा है, क्योंकि पूरी दुनिया जो वो कोरोना वायरस की वजह से मुतासिर हो रही है। न जाने कितने लोग इससे बेरोज़गार हो चुके हैं और न जाने कितनी अमवात हो चुकी हैं। तो आप बताएं कि इस वक्त आलमी जो ताकतें हैं वो क्या देख रही हैं। आखिर भारत इस तरह के जो बयानात देता है, एक वज़ीर दाखिला है और वो बाकायदा तौर पर ये ऐलान कर रहा है कि हमारे वज़ीर आज़म ने हमें ये ऑर्डर दिया है कि हम पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करें। हालांकि उनको, मैंने जैसे पहले आपको कहा कि उनको सर्जिकल स्ट्राइक लद्दाख में करना चाहिए, लेकिन वो पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं। देखिए राशिद, बार बार ये जो आप बात कर रहे हैं आलमी ताकतों की, तो भारत जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। फेसबुक के 300 मिलियन के करीब यूज़र्स हैं, दुनिया की दूसरी तीसरी बड़ी कंपनी है। इस तरह गूगल जो दुनिया का सरमाया है वो भारत में इन्वेस्ट होते हैं और वो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। तो इतनी बड़ी मार्केट से अगर ये दुनिया के जो अमन के सो कॉल्ड खैर ख्वाह और अमन के पासिबान है, चाहे वो मुसलमानों को बेदर्दी से कत्ल करते हैं, लेकिन ये जो सो कॉल्ड बने हुए हैं ना अमन के पासिबान, ये भारत को कुछ नहीं कह सकते। अब जो कुछ करना है वो पाकिस्तान को करना है, और पाकिस्तान को करने के लिए पाकिस्तान की देखे राशिद एक फेयर पॉलिसी है कि हमने पहले किसी पे अटैक नहीं करना, लेकिन अगर हमारी सलामती पे कोई आंच आती है तो हम उस पर वाज़े तौर पे एक्शन लेंगे। और इसीलिए पाकिस्तान ने इंडिया की पहले दो जहाज़ गिराए, एक क्वाडकोड हेलीकॉप्टर गिराया, और यही वजह है कि अब भारत जो है वो पाकिस्तान को जब धमकी देते हैं तो भारत अब ये नहीं पाकिस्तान कहता भारत को कि वी आर गोइंग टू यूएन, बिकॉज हम अब यूएन से फेड अप हो चुके हैं। बिल्कुल। वहाँ पे हम जान चुके हैं कि पूरे एशिया, यूरोप की उतनी आबादी है उतनी इंडिया की आबादी, और इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है कि उसके सामने वो कोई मुल्क बात ही नहीं करता। अगर वो बात करते हैं तो उनको पैसों का नुकसान है। तो आप मुझे ये बताएं कि बिल्कुल आप जैसे कह रहे हैं कि यूएन से हम बिल्कुल हम मायूस हो चुके हैं, क्योंकि पूरी दुनिया की जो माइशत है वो वहाँ पर है और उसके बाद वो अपने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान वो किस तरह मुतहर्रिक हो सकते हैं इस तरह के बयानात के ख़िलाफ़। देखें, इसमें पाकिस्तान को 2-3 किस्म की स्ट्रेटजीज अपनाना होंगी। बिल्कुल। सबसे पहली स्ट्रेटजी ये है कि पाकिस्तान को अपना जो मौक़िफ़ है वो इंटरनेशनल लेवल पे उजागर कैसे करना है। उसके लिए पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग मीडिया चाहिए, मीडिया पे इन्वेस्टमेंट चाहिए, कुछ ऐसे चैनल्स हों जो पाकिस्तान का बयान पूरी दुनिया में लेकर जाएं। इसी तरह सोशल मीडिया, पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा के फेसबुक यूट्यूब पे पेजेस होने चाहिए, ताकि और उनकी जो टारगेटेड ऑडियंस होनी चाहिए वो इंटरनेशनल कम्युनिटी होनी चाहिए, जिससे हम अपने बयानात, अपना जो मौक़िफ़ है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी तक पहुंचा सकें। और फिर पाकिस्तान जो है, ये एक तरह उनके साथ पाकिस्तान की ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और दूसरी तो पाकिस्तान का जो डिफेंस है वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और वो तो पाकिस्तान की है स्ट्रेटजी कि अगर कोई हमारी सालमियत पे आता है। आपके कहने का मकसद यह है कि जैसे कि पाकिस्तान के डीजी, मतलब कि वो डीजी ISPR है, और उसके बाद उसने जिस तरह पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जब 27 फरवरी का मामला आया तो पूरी दुनिया को बताया कि पाकिस्तान किस तरह अपनी सलामती के लिए मुतहर्रिक है, और इसी तरह पाकिस्तान के दीगर इदारों को इसी तरह के जो बीच में सेटअप बनाना चाहिए ताकि वो पूरी दुनिया को पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो बेहतर अंदाज में पहुंचा सके। जी बिल्कुल, ऐसी बात ही है। देखें, जो पाकिस्तान की वजारत इत्तलात है उसका बनाने का मकसद ही यही था कि गवर्नमेंट और जो आम आवाम है उसके दरमियान इंफॉर्मेशन का फ़्लो, और इसके साथ पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी से कनेक्टेड किया जाए। लेकिन बदकिस्मती से अब हम जो कौमी सलामती के मामलात होते हैं वो हम DGISPR से इंस्पेक्ट कर रहे होते हैं कि वहीं से आते हैं बयानात, लेकिन एक्चुअली ये वजारत इत्तलात व नशरियात का काम है, और होप से कि वो करेंगे अपना काम और पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो इंटरनेशनल कम्युनिटी तक पहुंचाएंगे और बताएंगे कि किस तरह भारत कश्मीर में जुल्म बर्बरियत ढा रहा है, और वहाँ पे 80 लाख कश्मीरियों पे 10 लाख के करीब फ़ौज छोड़ी हुई है, हर 8 बंदे पे एक फ़ौजी खड़ा है। हमेशा जब भी दो किसी ममालिक के दरमियान कशीदगी बढ़ती है तो ज़्यादातर जो नुकसान है वहीं की आबादी, जहाँ पर देखें अभी रिपोर्ट के मुताबिक कि जो लद्दाख के लोग हैं उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना है,
क्योंकि वो उनका कहना है कि वहाँ पर इस वक्त वो सूरत हाल है कि जब 1962 में ये सूरत हाल हुई थी, वो भारत और चीन के दरमियान जंग हुई, तो उस वक्त आप देखते हैं कि जब पूरी दुनिया में लोग कोरोना से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, तो अगर इन दो बड़ी ताकतों के दरमियान अगर जंग होती है खुदा ना ख्वास्ता, तो आप इसको किस तनाज़र से देखते हैं? जंग पाकिस्तान या इंडिया में या चाइना और इंडिया में? चाइना और इंडिया में। देखिए, वो तो मैं राशिद आपको पहले ही वाजे कर चुका हूँ कि इंडिया में इतना पानी नहीं कि वो चाइना के सामने खड़ा हो सके। बिल्कुल। अगर इंडिया में इतना पानी होता तो अब तक वो अपने फौजी जो हैं वो वहाँ से भेज के वहाँ से निकाल चुके होते चाइना को। आपके कहने का मतलब ये है कि भारत सिर्फ पाकिस्तान के सामने ही बहादुर दिखाता है कि मैं बहुत बड़ा बहादुर हूँ, लेकिन वो मैंने आपको पहले बताया कि जो इंडिया कोशिश करता है, लेकिन उनको पता है कि वो कितने पानी में और पाकिस्तान का डिफेंस कितना स्ट्रांग है। और लेकिन मैंने बताया आपको कि भारत की जो सियासत है ना, वो इस बात पे भूटान जब उन्होंने उनसे दरख्वास्त की, जब चाइना ने वहाँ पर रोड बनाना शुरू किया, तो तब भूटान ने भारत को ये रिक्वेस्ट की थी कि हमारे साथ इस पर ताउन करे। तो तब भी तो आप देखें 2017 के करीब ये मामला हुआ था, तो तब भारत ने, अगर आप समझते हैं कि इस वक्त उसको, क्या आप समझते हैं कि अमेरिका की सपोर्ट है चीन के ख़िलाफ़? क्योंकि इस तरह की बड़ी जो आपको पता है आने वाले दिनों में चीन एक बहुत बड़ी मार्केट भी बन रहा है, आने वाले टाइम में वो बहुत बड़ी सुपर पावर भी बन रहा है। इधर से पाकिस्तान को आपको पता है चाइना की सपोर्ट है, चाइना की पाकिस्तान को, और पाकिस्तान की हमेशा की तरह चाइना को सपोर्ट है। तो आप क्या समझते हैं कि अमेरिका इस तरह के मामले में भारत को की सपोर्ट करेगा? देखें राशिद, एक बात तो क्लियर है कि इस वक्त जो अमेरिका है वो तो अपने मसाइल से ही नहीं निकल पा रहा। बेशुमार अमेरिका में मसाइल खड़े हुए हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। वो स्याह फॉर्म जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, उसके साथ कोरोना का लीडिंग मुल्क बन गया है, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरनली मसाइल में घिरा हुआ है अमेरिका। तो अगर हम ये कहें कि यहाँ पे इंडिया की सपोर्ट हासिल है, तो ये बात कतई गलत है। देखें, इंडिया की जो स्ट्रेटजी है ना, वो एक तरफा इकदाम उठाने का आदी है। अब जैसे कश्मीर में भी उन्होंने ये इकदाम उठाए, 71 को ख़त्म कर दिया, A35 को ख़त्म कर दिया, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा कि चाइना पे इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर है। बिल्कुल, इंटरनेशनल कम्युनिटी चाइना को कह रही है कि आपने कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में उस तरह इकदाम नहीं किए जिस तरह आपको करने चाहिए थे, और आपने इंफॉर्मेशन का फ्लो ठीक तरह से पास नहीं किया। उन्होंने कहा कि अब चाइना पे प्रेशर है, बात सुनो, चाइना पे प्रेशर है, तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे ये जो लद्दाख का इलाका है, अच्छा आपको मैं दिलचस्प बात बताऊं, इनकी 3500 किलोमीटर की सरहद है, बॉर्डर है चाइना और इंडिया का, और इनकी डिफाइंड टेरिटरी नहीं है कि ये आपकी लाइन कंसिडर होगी। इसीलिए हम उस बॉर्डर को LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, क्योंकि वो पूरी 3500 किलोमीटर कोई डिफाइंड टेरिटरी नहीं है कि ये चाइना और इंडिया के दरमियान बॉर्डर है। अच्छा, अब उन्होंने वहाँ पे, चाइना क्लेम करता था कि ये हमारा इलाका है, अब वहाँ पे उन्होंने सड़कें बनाना शुरू कर दिया, अपना डिफेंस मजबूत करना शुरू कर दिया। तो इसके लिए चाइना ने कहा कि अगर हम आज इनको यहाँ पे करने की इजाज़त दे सकते हैं, तो हमारी इनके साथ 3500 मीटर की जो बाउंड्री है वो सारी कॉन्फ्लिक्टेड है। तो ये फिर मुख्तलिफ जगहों पे जाके वहाँ पे ये अपना डिफेंस मजबूत करेंगे। जब वहाँ पे वो सड़कें बनाएंगे, एयर बेसिस बनाएंगे, तो वहाँ पे अपना दिफा मजबूत कर देंगे। इसलिए चाइना ने वहाँ पे इकदाम किया, और इंडिया इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहता था कि चाइना पे इस वक्त इंटरनेशनल प्रेशर है, तो हम यहाँ पे अपना काम करके दिखा देते हैं। बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अभी चाइना ने ये जो सारा मामला किया, अभी इसी वक्त जब पूरी दुनिया में ये मामलात हैं और चाइना उनके घर में आकर बैठ गया है, और इसके पीछे आप समझते हैं कि अगर चाइना जो है वो ये इलाका जितने पर उसने कब्ज़ा किया है उसको नहीं छोड़ता, तो आगे इसके आप क्या समझते हैं, इसका फ्यूचर क्या होगा? और अगर इसके पीछे चाइना के भी कोई मकासद हो सकते हैं, तो आप उसको किस नज़र से देखते हैं? देखें, चाइना के मकासद तो वाज़े हैं। चाइना बेशक दुनिया की जो इकनॉमिकल हब बनने जा रहा है, इकनॉमिकल सुपर पावर बनने जा रहा है, लेकिन इस वक्त जो फ्रेश वाटर है ना, उसकी चाइना के पास डेफिसिट है। चाइना के पास फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज बहुत कम है, और कश्मीर से बहुत बेशुमार दरिया निकलते हैं, कश्मीर पानी का बहुत बड़ा सोर्स है। तो चाइना वहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि चाइना वांट्स के वो वहाँ पे जो फ्रेश वाटर के ज़खायर हैं, वहाँ पे इंडिया के पास काफ़ी ज़्यादा। देखें, अब मशरकी लद्दाख, उसके आगे ये दूसरा शुरू हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा ग्लेशियर्स आते हैं, तो चाइना चाहता है कि वो आगे जाके काराकोरम हाईवे भी है, और उसके बाद सी पैक का मामला जो है। दूसरा मसला ये है कि अगर
भारत और ये जो गिलगित बल्तिस्तान का रास्ता जाता है वो वहीं से होके लद्दाख की बिल्कुल की तरफ से जाता है। तो अब चाइना की इन्वेस्टमेंट है गिलगित बल्तिस्तान में, और आपने देखा होगा कि 2 माह पहले भारत के जो टेलीविजन हैं वो वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान का, कश्मीर का मौसम सुनाते थे, और वो कहते थे कि अब हम हमला करेंगे, तो ये सारे मामलात। तो चाइना की वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, तो चाइना ने ये 2 सूरतें हैं कि अपनी इन्वेस्टमेंट बचाने के लिए ये कदम उठाया है, और दूसरी बात ये कि पानी के ज़खायर पे कब्ज़ा करने के लिए ये कदम उठाया। बिल्कुल, जिस तरह आपने बताया, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी मामलात हैं, आपको पता है, चाइना और इंडिया और फिर पाकिस्तान, लेकिन हमारा हमसाया मुल्क भारत एक इस किस्म का मुल्क है, जब आप उसको देख सकते हैं कि उसकी श्रीलंका के साथ भी है तनाज़ात हैं, उसके बाद वो इसी मामले पर मज़ीद बात करेंगे असद इम्तियाज़ के साथ। यहाँ पर हम लेते हैं शॉर्ट ब्रेक। पाकिस्तान, ये वक्त मुश्किल है तो क्या, चलो मिलकर बोझ उठाते हैं। ये नए दौर की मुसीबत है तो क्या, हम इसे अपनी तारीख दिखाते हैं। इस वक्त हाथों में हाथ नहीं तो क्या, चलो दिल का रिश्ता निभाते हैं। आओ साथ मिलकर हम इस आफत को हराते हैं। स्टे स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान। सैलून्स बंद हैं? नो वरीज, ऑर्डर वीट ऑनलाइन या अपनी करीबी दुकान से खरीदें और पाएं सिल्की स्मूथ स्किन एट होम। जी वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे थे पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात पर, और हमारे साथ मौजूद थे असद इम्तियाज़। जी असद इम्तियाज़, मुझे बताइएगा कि अगर आप भारत से कोई मासूमाना ख्वाहिश रखते हैं तो वो किस किस्म की रखेंगे? देखिए राशिद, भारत से मासूमाना ख्वाहिश यही है कि आधा पाकिस्तान भारत का दामाद है, और इसके बावजूद वो आते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में और बहनों के घर से चाय पी के जाते हैं, कपड़े लेके जाते हैं, और फिर वापस जाके वहाँ पे फिर धमकियाँ देना शुरू कर देते हैं। तो मेरी भारत से मासूमाना ख्वाहिश यही है कि आपका आधा पाकिस्तान दामाद है, तो आप ससुराल इस तरह से नहीं करते। आप हर रोज़ आते हैं और सर्जिकल स्ट्राइक की नीयत से आते हैं, लेकिन यहाँ से जूते खा के चले जाते हैं। बिल्कुल। तो ख्वाहिश यही है कि आप अमन से बैठें, वरना ये होगा कि आपकी जो आपने सारी दी हुई है पाकिस्तान को, वो शायद हमें वापस भेजनी पड़ जाए, और आपसे तमाम तर सफारती ताल्लुकात के साथ साथ तमाम तर रिश्तेदारियाँ भी ख़त्म करनी पड़ें। जी असद, यहाँ पर आपको पता है कि एक और मसला जो है उसने बहुत ही इन दिनों एक सर उठाया हुआ है कि बाहर के ममालिक में पाकिस्तानी जो मुकीम है वो एयरपोर्ट्स पर बहुत जलीलो ख्वार हो रहे हैं। तो उनके बारे में आप बताएं कि जो पाकिस्तान की PIA है उन्होंने अपने किरायों में 300 गुना तक इजाफा कर दिया। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए राशिद, जो पाकिस्तान के बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे ज़्यादा फंड भी वही लोग करते थे और सपोर्ट भी वही लोग करते थे। मेरे बहुत से जानने वाले हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दिलो जान से हमायती थे, और आप यकीन करें कि पिछले 3-4 दिन से मुझे तकरीबन 20 लोगों के मैसेजेस आए पड़े हैं कि आप देखें कि पाकिस्तान की अपनी एयरलाइन, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, उसने किरायों में पाकिस्तानियों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए 300 गुना किरायों में इजाफा कर दिया है। और सोने पे सुहागा ये है कि आपको एम्बेसी से टिकट बाय करना पड़ता है, और वहाँ पे जब आप टिकट बाय करने जाते हैं तो वहाँ पे हज़ारों की तादाद में पहले ही पाकिस्तानी ज़लीलो ख़वार हो रहे होते हैं, और फिर महंगे दामों टिकट मिल रही होती है। और एक और बात सामने ये भी आई है कि वहाँ पे जो टिकट है वो एम्बेसी के जो जानने वाले हैं, जिन लोगों के पास वहाँ पे रेफरेंस मौजूद है, उनको टिकट मिलता है, विदाउट रेफरेंस वालों को टिकट नहीं मिलता। आप इमेजिन करें राशिद के 50 से 55 सेल्सियस ग्रेड की गर्मी में वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान को हर माह बैरूने मुल्क से कहने का मकसद ये है कि फारसी कल्चर जो है वहाँ पे भी वहाँ पे भी है, तो क्योंकि पाकिस्तान में बिल्कुल ये एक सर्वे है राशिद, ये एक सर्वे है कि जैसा पाकिस्तान का निज़ाम है बिल्कुल ऐसा ही निज़ाम
पूरी दुनिया जो में। पाकिस्तान की एम्बेसीज है ना पूरी दुनिया में सर्कुलेट हुई उनमें ऐसा ही निज़ाम है। अगर आपको वहाँ पे कोई काम पड़ जाता है तो पहली बात तो ये है कि आपको रेफरेंस के बगैर पाकिस्तान एम्बेसी में ही दाखिल नहीं लेकिन होने आपको देते। पता है पीटीआई की जो और हुकूमत है वो हमेशा जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनको उन पे बहुत से दावे देखिए, करते हैं कि हम ये उन उनको पे रिलाय सहूलियात करते फराहम हैं। करेंगे और ये- पाकिस्तान बिल्कुल बहुत ज़्यादा उन पे रिलाय करता है। ये उन तो पे आप रिलाय करते हैं, लेकिन देखिए उनकी मुश्किलात की आसानी के लिए ये कुछ भी बात नहीं कर रहे। पिछले तकरीबन 10 दिन से सोशल मीडिया पर करोड़ों लोग वीडियोस देख चुके हैं जैसे वहाँ पे पाकिस्तानी जलीलो खवार हो रहे हैं। पाकिस्तानियों को अब एयर ब्लू ने कहा है, ये जो प्राइवेट शाहिद ऑर्गेनाइजेशन खान है अब्बास की। या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि हम जो नॉर्मल किराया होता है उस पे जाके लेके आते हैं मुसाफिरों को, आप हमें अलाउ करें। लेकिन नहीं, पाकिस्तान एयरलाइंस ने कहा कि हम अपना जो तमाम तर नुकसानात लॉकडाउन की वजह से हमको 3 अरब का हुआ है वो इनसे हम ओवरसीज ये पाकिस्तानियों से overseas पूरा करना है। पाकिस्तानियों से निकालेंगे। एक तरफ से ओवरसीज पाकिस्तानी है जो जो पाकिस्तान को फंड करते हैं, फंड करते हैं, पाकिस्तान को support सपोर्ट करते हैं। करते हैं और जो अब पीआईए के जो एक सफ़ेद हाथी पाकिस्तान पर बैठा है उसका भी नुकसानात का जो अजाला है वो भी ओवरसीज पाकिस्तानी करेंगे। बिल्कुल ऐसी बात है। और पाकिस्तानी वहाँ पे आप यकीन करें कि खैबर पख्तूनख्वा के तकरीबन 3500 के करीब लोग पिछले 3-4 दिन से वहाँ पे खजल खबार हो रहे हैं। बिल्कुल। और फिर वज़ीर आज़म साहब को, जो वहाँ के वज़ीर आला हैं महमूद खान, उन्होंने कॉल की और रिक्वेस्ट की कि आप वहाँ पे जहाज़ भेजें। जहाज़ भेजने पे पता चला कि जो टिकट 800 रुपये में मिल रही थी वो अब 2200 रिहाल से लेके 2200 दिरहम से लेकर आपको 3000 दिरहम तक मिलेगी। हमेशा तो वज़ीर आज़म वहाँ इमरान पे खान वो कहते हैं- मजदूर जो अपनी खून पसीने की कमाई, आप इमेजिन करें कि जिस मजदूर की 1500 दिरहम तनख्वाह है वो अब अपनी 2 माह की मजदूरी खर्च करके अपने मुल्क बिल्कुल। वापस आएगा। तो ये तो हालात हैं। वो भी ये भी असर हो सकता है कि वो पिछले 2-3 माह से जब से ये कोरोना का मसला शुरू हुआ है तब से वो वहाँ पे बेरोज़गार हो बिल्कुल, और उसके इसी- पास यहाँ पर आने के लिए बस वही पैसे हों ताकि उसने वो कुछ अपने सेव किए हों कि मैं वहाँ पर पाकिस्तान में जाकर अपना कोई कारोबार शुरू कर लूँगा, अपना जो घर का निज़ाम चला लूँगा, उसके लिए उसने बचाए हों। जी, लेकिन अब बिल्कुल। जो पाकिस्तान की एयरलाइन है वो उससे वो भी हथियाना चाहती है ताकि वो किसी तरीके से उससे निकाल लिए जाएँ और गरीब आवाम जो है जो वहाँ पे मजदूरी करते हैं या कहीं पे खाकरोच जो कुछ भी करते हैं वो वहाँ पर अब पाकिस्तान में आए और वैसे जैसे यहाँ से गए थे वैसे ही वापस आएँ। जी बिल्कुल ऐसी बात ही है। आप देखें ना कि वो अब जो 3-3 माह से वहाँ पे मजदूरी बंद है तो वो गरीबों के पास कुछ रुपए होंगे, कुछ बिल्कुल। दिरहम होंगे, तो वो अब वहाँ से उनसे हथियाना चाहते हैं। इनडायरेक्टली हम इसे कहते हैं खून निचोड़ना। बिल्कुल। कि आप गरीब का खून निचोड़ रहे हैं। आप इमेजिन करें कि जो नॉर्मल हालात में जो फ्लाइट्स चल रही थी 800 दिरहम किराए पे, तो क्या अब वो जो एयर फ्लाइट्स हैं वो ज़्यादा पेट्रोल खाना उन्होंने शुरू कर दिए या इनके अखराजात बढ़ गए हैं? और फिर आप एयरलाइंस के जो वज़ीर हैं उनका बयान सुने कि जिसको आना है वो आ जाए, जिसको नहीं आना ना आए, हम बिल्कुल। इससे किराया कम नहीं कर बहुत सकते। अफसोस की बात। तो वज़ीर आज़म से गुजारिश है कि इस बात का खुद नोटिस लें और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो आपके बहुत बड़े हामी थे उनके लिए कोई मुअस्सर इक़दामात करें। अपनी तवज्जो जो है वो जंग पर मरकूज़ करनी चाहिए। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामी नासिर।